Now coming on to the short answer questions. So short answers पे आते हैं because ये बहुत important है. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है how exchange of gases takes place in alveoli. alveoli पे किस तरह से हो रही होती है exchange of gases? तो भाई alveoli में गैस exchange होती है through diffusion. ऑक्सीजन जो है जो इनहेल एयर से आ जाती है, जो आपने इनहेल की है एयर, वो हाई प्रेशर पर होती है alveoli में, जिसकी वजह से वो एल्वेलर कैपिलरी वॉल से डिफ्यूज हो जाती है जहाँ पे प्रेशर लोअर होता है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका प्रेशर ब्लड में ज़्यादा होता है, तो वो डिफ्यूज आउट हो जाती है एल्वेलाई ताकि वो एक्सहेल्स. क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीदिंग. ये आपकी ब्रीदिंग के ऊपर एक्सरसाइज से क्या रेट है. ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज करते हो बहुत ज़्यादा या रनिंग करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है. तो कैसे बढ़ता है हम उसके बारे में लिखेंगे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज बॉडीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस. अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसकी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहे होते हैं आप. And the production of carbon dioxide also rises due to increased metabolic activity in the cells. To meet these demands, the rate and depth of breathing increase significantly, allowing for more oxygen intake and efficient removal of carbon dioxide. Is this clear? Removal हो सके और oxygen हो सके. क्वेश्चन 3 कंपेयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर. तो इंस्पायर्ड एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन की 3% होती है, 91% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है और 78% नाइट्रोजन होती है. बाकी थोड़े वाटर वेपर रेसेस होने हैं. एक्सपायर्ड एयर में आपका ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो 16% हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है 4% हो जाता है और नाइट्रोजन जो है वो सेव रहती है 78% और उस वाटर वेपर सेचुरेट हो जाते हैं बॉडी के नहीं करते हैं. How viral infections like COVID-19 affect bronchi. ब्रोंकाई पे COVID-19 का क्या इफेक्ट आए. तो जो COVID-19 है ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं ब्रोंकाई की लाइनिंग को, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो रहा है. और ये इन्फ्लेमेशन जो है ये एयर बेस को नैरो कर देगी और आपको फंगस से फिल कर देगी, एयर पेन बनाएंगे वो और रिजल्टिंग इन सिम्टम्स इज कफिंग, नीजिंग एंड डिफरेंट. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. Then question number 5 is what is the importance of breathing in fresh air. अब आप अगर फ्रेश एयर में ब्रीथ करते हो उसका क्या फ़ायदा है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है. तो वही फ्रेश एयर आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड की है और essential for cellular respiration and energy production in the body. फ्रेश एयर ऑल्सो contains pure pollutants, detergents वगैरह. सो इसलिए आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज करने के लिए भी रिस्क ऑफ रहेंगी, ओवरऑल वेलबींग करूँगा. ठीक है. क्वेश्चन 6 है what is the importance of keeping nasal and oral cavity clear. Intensify यानी कि क्या जरूरत है. Keeping clear vital और unobstructed airflow and efficient respiration. Nasal cavity का काम है फिल्टर करता है, वार्म करता है, न्यूट्रीफाई करता है इनकमिंग एयर को, protecting lower respiratory tract. Blockages or inflammation in these cavities can impede breathing, lead discomfort and increase the risk of infections. ठीक है. अब बताना डिफरेंस बताने हैं between like बहुत सारी चीजें. तो differentiate between a respiration and breathing. Yeah. So respiration and breathing का difference breathing है mechanical process, inhaling of exhaling और inhaling and exhaling वाली, और इसमें मतलब diaphragm and radiation movement होती है. Respiration is like a proper biochemical process जिसमें breathing होती है, लेकिन external respiration होती है जिसमें गैस चेंज हो रही होती है. internal respiration के टिश्यूज के अंदर होती है जिसमें आपको या वो याद है ना कि एकदम बात की पहले. और cellular respiration में इसमें glycolysis, Krebs cycle, cells and लोग हमने last year. Then respiration and photosynthesis में क्या डिफरेंस है. respiration दोनों कैटाबॉलिक प्रोसेस में है, मगर ये क्या रहता है, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. फोटोसिंथेसिस इसी का ऑपोजिट प्रोसेस है, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स से रहता है कि लाइट एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जा सके इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सके. ठीक है. सो देयर एक
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड होता है, वहीं से रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। अपने याद होगा वो उसकी इक्वेशन जाने पड़ी थी, तो वो इसकी ऑपोजिट है। देन इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है? तो इनहेलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप एयर को अंदर लंग्स के अंदर लेकर आ रहे हो, टेकिंग इन एयर इनटू द लंग्स। Others when diaphragm contracts and moves downwards and the external intercostal muscles contract raising the retin। अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या होगा, रिब्स पर की तरफ जाएंगे, रिब रेज हो जाएंगे। और एक्सहेलेशन जो है उसमें क्या होता है कि बेसल प्रोसेस इसमें एयर इस तरह आम हो गई, एयर बॉडी से निकल रही है, लंग से निकल रही है, तो वो उसमें डायफ्राम रिलैक्स रहेगा, स्पेस बनेगी, मूव अपवर्ड मूव करेगा डायफ्राम, और इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स भी लोअर हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर भी अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी में होगा। ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। स्मोकर एंड एज अ स्मोकर में क्या डिफरेंस है? अच्छा, स्मोकिंग ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक $1 है, खुद से स्मोकर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं हाँ मैंने आज सिगरेट स्मोकी या वो भी आपने, तो दैट मीन्स यू है एक्टिव स्मोकर या एक्चुअली स्मोकर है। और अगर मैं कहूँ कि मैं बैठी हुई थी और मेरे बराबर में जो मेरी फ्रेंड थी वो स्मोकर है, तो वो हो जाती हूँ उस केस में स्मोकर तो वो है, लेकिन मैं पैसिव स्मोकर हूँ बिकॉज मैं उसके बराबर नहीं हूँ। इसीलिए यूजुअली जो लोग स्मोक करते होते हैं उनकी फैमिली वालों को ज्यादा रिस्क होता है, उनकी फैमिली वालों को भी इक्वल या ऑलमोस्ट उतना ही रिस्क होता है ऑफ हैविंग लंग कैंसर, जो भी बीमारी है उसका होने का उनके अंदर भी रिस्क होता है, बिकॉज दे बिकम पैसिव स्मोकर्स। ना चाहते हुए वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर वो खुद नहीं भी कर रहे तो उनके आसपास अगर वो कर रहे हैं तो वो आपको पैसिव स्मोकर बनाता है। तो जो स्मोकर खुद से कंज्यूम करे बैको प्रोडक्ट्स वो तो स्मोकर होता है, और जो पैसिव स्मोकर है वो क्या है, सेकेंड हैंड स्मोकर। और इस समय इनवॉलंटरी inhales smoke from other persons to take over. Both exposed to harmful chemicals, the direct smoker is higher and more direct is that. ब्रोंकाइटिस और pneumonia में क्या डिफरेंस है? ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकियल ट्यूब्स की, इसके वजह से वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है, कफिंग, म्यूकस प्रेशर। न्यूमोनिया में आपकी एयर सैक्स वगैरह में या इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो फ्लूइड या पस से भरता, इसकी वजह से ज़्यादा मैं आपको फीवर, चिल्स और सैंक आ रही थी, और ब्रीदिंग है बहुत मुश्किल होती है, ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है। Then aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration होती है the presence of oxygen, और anaerobic respiration in the absence of oxygen, without oxygen। और aerobic में आपकी large amount of ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनते हैं। anaerobic अमाउंट में बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ATP बनता है और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं लैक्टिक एसिड और एथनॉल। सही है। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स और लैरिंग्स का नाम बहुत जैसा लगता है आपको कि फेरिंग्स है लैरिंग्स है, मगर दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स और फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर ट्यूब है जो कि एक पैसेज वे है, दोनों एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। एंड डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा सा जिक्र सुना था, कहीं पे कंफ्यूज मत होइएगा कि फेरिंग्स और लैरिंग्स बहुत एक जैसे हैं, कोई सिमिलैरिटी है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। फेरिंग्स इज जस्ट अ मस्कुलर ट्यूब या जैसे ओसोफिलस थी उस तरह की ट्यूब है जो कि जहाँ से पैसेज अपना एयर और फूड दोनों पास होकर आ रहे हैं। और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिससे साउंड प्रोडक्शन और नेटवर्क होता है, और ये इंश्योर करता है कि खाना जो है वो ट्रेकिया में ना जाए। सही है। तो अगर मैं बोल रही हूँ और आपको मेरी आवाज़ आ रही है या मैं
हाँ, हम सुन पा रहे हैं, कोई भी अगर इंसान बोलता है, तो उसके अंदर अगर ये कहते हैं कुछ वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो कि मतलब आपस में वाइब्रेट करती हैं, इसकी वजह से ये आवाज़ प्रोड्यूस होती है। एंड दिस होल प्रोसेस इज़ डन बाय लैरिंक्स। नाउ ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ये वोकल कॉर्ड्स के बीच की ओपनिंग है, जहाँ से एयर पास करती है। और एपिग्लॉटिस इज़ अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज का फ्लैप है, जो कि टंग की बेस के ऊपर होता है और वहाँ से स्वॉलोइंग वगैरह में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है खाना और लिक्विड जो है वो ट्रेकिया में जाता है। वो सुंदर है। फिर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई आर टू मेन लार्ज एयरवेज, जो है 2 मेन हो गए हैं कि अगर यहाँ से ट्रेकिया से आ रहे हैं तो एक इधर का ब्रोंकाई एक इधर है। दिस इज ब्रोंकाई, 2 मेन लार्ज एयरवेज होते हैं, यहाँ से एयर जो है वो लम्स एंटर करती है। ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई दैट फर्दर डिवाइडेड इन द एल्वियोलर sacs। ठीक है। ब्रोंकाई एंड आपस होते हैं कार्टिलेज रिंग्स, व्हाइल ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉलर एंड लैक कार्टिलेज। फिर एयर सैक्स और एल्वियोलाई है। तो एयर सैक्स जो है क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, जो कि हम में से है ब्रोंक्यूल्स के एयर पर। और एल्वियोलाई वो छोटे छोटे सैक्स, मिनी सैक्स हैं, जहाँ पर एक्चुअली एक्सचेंज हो रही होती है। फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो है तो ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड के अंदर। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन को हटा देती है। एज कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, वी टू रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड पोटेंशियल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन। इसमें जब बहुत ज़्यादा सोके करता है हम, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड वो ब्लड सेल्स यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच करती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट आपकी ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन नहीं हो सकती है। ठीक है। ब्रीदिंग थ्रू नोज इज हेल्थियर देन ब्रीदिंग बाय माउथ। बाय, क्योंकि नोज जो है वो हमें नीजल कैविटी होती है, वो फिल्टर है, वहाँ पे आप डस्ट पार्टिकल्स आप ट्रैप हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो जाते हैं, एलर्जीज ट्रैप हो जाते हैं। और नेजल कैविटी में हेयर और म्यूकस मिलते हैं, जो कि हम ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को और इरिटेशन वगैरह से बचा के रखना है। लेकिन माउथ में ये सब चीज़ें नहीं होगी, वो सब तो वो उससे जो ब्रीदिंग आप कर रहे हैं वो लेस एफिशिएंट है और वो हार्मफुल भी हो सकती है आपकी बॉडी की। Question 9. What are the conditions necessary for efficient gas exchange between organism and mud? तो क्या जरूरत है efficient gas exchange की? तो conditions signs large surface area for diffusion like numerous alveoli and lungs, thin respiratory surface for squid diffusion, moist surface for gases to dissolve, and a good blood supply, capillary network to maintain concentration ratings. ठीक है, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 10। 2 steps of breathing are shown, दिखाया है यहाँ पे हमें, ए में एक स्टेप दिखाया और बी में दिखाया है। given diagrams A और B shows the process of exhalation to support your answer with the reason। अच्छा, exhalation किस में हो रही है? यहाँ पर डायफ्राम थोड़ा फिर भी कॉन्ट्रैक्टेड है, थोड़ा बहुत फ्लैटेंड है, यहाँ पे डायफ्राम पूरा डोम शेप में है, यहाँ रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और तो अच्छा, इसमें हमने पूछा है कि कौन सा सवाल क्या है, विच डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन। तो डायग्राम हमारे पास जो ए वाली है इसमें तो इनहेलेशन हो रही है, तो देखो तो पूरा वॉल्यूम भी बहुत बड़ा हुआ है इस पूरे एरिया का, डायफ्राम भी थोड़ा फ्लैटेड है। बी में डायफ्राम पूरा डोम शेप है और रिब्स जो है कॉन्ट्रैक्ट थोड़े स्मॉल हुए हुए हैं। तो वॉल्यूम है ना, तो समझता कि एक्सलेशन हो गया डायग्राम बी में, क्योंकि इसमें क्या है, रिलैक्स है डायफ्राम, अपवर्ड्स मूव हो रहा है, रिब्स आर लोअर। these actions decrease the volume thoracic cavity, पूरे इस एरिया का वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, increasing pressure within the lungs which forces air out। in contrast diagram A shows inhalation। ठीक है। फिर क्वेश्चन 11 है, describe the effects of cigarette smoking on the inner wall of trachea of human beings। cigarette smoking से क्या डैमेज कॉज होगा inner walls पर? जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, पैरालाइज करते हैं सिलिया को, which are like tiny hair substances को sweep करते हैं, म्यूकस और ड्राई पार्टिकल्स को एयरवेज में डालते हैं। this lead to buildup of mucus and स्मोकिंग जो है वो क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और वो इन जो मतलब सारी आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनको आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है, या मतलब उस पूरे एरिया को बिल्डअप कर हो जाएगा, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। Smoking also causes inflammation and can lead to a condition for smoker's cough, as well as increasing the risk of developing chronic bronchitis and lung cancer by damaging the tracheal lining। Now we'll be continuing with 12th question, which is short answer questions। अच्छा, सो क्वेश्चन 12 में ये दो इन्होंने लाइक दिखाए में पाई चार्ट्स हैं विद डिफरेंट लाइक पाई चार्ट्स में हर ग्राफ, हर लाइक डिफरेंट वेरिएबल का अलग अलग ग्राफ होता है। सो इस यहाँ एक्स, जी और वाई है, तो अब हम बताना है। अच्छा, अब ये पहले बताना है कि ये परसेंटेजेस शो हो रही हैं इंस्पायर्ड ईयर की और एक्सपायर्ड ईयर की, राइट।
तो इंस्पायर्ड एयर कौन सी होती है जो आप इनहेल करते हैं, और एक्सपायर्ड एयर वो होती है जो आप एक्सहेल करते हैं ऑब्वियसली। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आइडेंटिफाई करना है इन सब चीज़ों को, जितने भी यहाँ वेरिएबल्स बने हुए हैं 1 2 x y एंड z। सो 1 और 2 तो क्या है, 1 इज इंस्पायर्ड एयर, क्योंकि इसमें अभी सब वजह से बताती हूँ, और 2 वुड बी द एक्सपायर्ड एयर का पाई चार्ट। तो अब ये क्या है, x जो है ना, ये अगर आप देखो आई थिंक शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन इट्स लाइक वेरी स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा, ऑलमोस्ट लाइक ना होने के बराबर ना, एक छोटा सा इसमें जो वो है बना हुआ जो कि x के लिए है, जो उसके अंदर x आ भी नहीं सकता, इतना छोटा सा यहाँ पे x का ग्राफ है, एंड यहाँ पर x थोड़ा बढ़ गया है। तो ये कौन सी चीज होगी, और लाइक मैं आपको सोचें तो कौन सी हमारे पास इंस्पायर्ड एयर में ऐसी गैस होती है जो कि इंस्पायर्ड एयर में बहुत कम होती है, एक्सपायर्ड एयर में बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज वो इंस्पायर्ड एयर में कितनी होती है 0.04%, और एक्सपायर्ड एयर में वो बढ़ जाती है और हो जाती है 4%। फिर जी आपके पास होता है, ये इसमें इंस्पायर्ड एयर में ज़्यादा है और एक्सपायर्ड एयर में थोड़ा सा कम हो गया है। तो जी होगा ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायर्ड एयर में ज़्यादा होती है और एक्सपायर्ड एयर में कम होती है। एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। और वाई अगर आप नोटिस करो तो दोनों गैसेस में ऑलमोस्ट इक्वल ही है। सो ये होता है नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन दोनों में 78% ही होता है, विच इज़ लाइक द कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। सो यहाँ पे भी हम ये देख लेते हैं, सब में ये लिखा है इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन बी है, वाई गैस एक्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फिगर 1, जो ऑलमोस्ट बिल्कुल लाइक ना होने के बराबर क्यों है फिगर 1 के अंदर। तो वो इसलिए है क्योंकि गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमेशा आपकी जो इन्वायरमेंट में गैसेस हैं उनमें बहुत कम होती है, लाइक इट्स जस्ट वेरी स्मॉल परसेंटेज विच इज 0.04%, और जब एक्सपायर्ड एयर होती है तो इसलिए उसमें बढ़ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज इंक्रीज इन फिगर 2, वो क्यों बाहर निकलती है, बिकॉज the percentage of X gas, which is carbon dioxide, is significantly increased in expired air, figure 2, because it is a waste product of cellular respiration in the body cell. हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन हो जाती है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। आप ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर करते हो तो रिजल्ट्स में क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़ाहिर वो भी निकलती है, और प्लस आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं जो ब्लड भी वो करता है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी निकलनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इस तरह से एक्सपायर्ड एयर में निकल रही थी, इसलिए एक्स की परसेंटेज बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है इन द एक्सहेल्ड एयर। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 क्या है, द फिगर शोज अ हेल्दी लंग एंड डिजीज लंग। ये वाला सही लग रहा है आपको, नजर आ रहा है कि बिल्कुल एक ब्रांच ऑफ पीरियड्स की तरह नजर आ रहा है कि हेल्दी लंग है, और ये थोड़ा सा बिल्कुल ही खराब हो गया है, इसमें एल्विलाई नजर ही नहीं आ रहे और बहुत ही मतलब ना मुरझाया सा एक लंग है। तो क्वेश्चन ए कह रहा है आइडेंटिफाई द डिजीज एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। तो डिजीज कौन सी हुई है इसमें ए में, तो जो डिजीज शो हो रही है वो ये है, कंपैरिजन इज और एम्फाइसीमा, अ टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी होता है। जो अफेक्टेड पार्ट है लंग्स का वो क्या है, और अनअफेक्टेड पार्ट पूछा है, तो अफेक्टेड पार्ट है एल्वियोलाई। ऑब्वियसली एल्वियोलाई जो है टाइनी सैक्स, वो इसमें डिजीज हो गए हैं, मतलब वो इसमें खराब है, बिकॉज वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही भी है। हाउ द पार्ट बी शो स्ट्रक्चरल वेरिएशन फ्रॉम पार्ट ए। अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वाइज डिफरेंट लग रहा है, तो वो क्यों है वो हमें बताना है। तो एल्वियोलाई जो है वो सेपरेट राउंडेड सैक्स नजर आ रहे हैं आपको ए के अंदर, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट वॉल है अपना, मतलब उनके अंदर पूरा प्रोसेस जो है ना गैस एक्सचेंज का वो हो रहा होता है। लेकिन जब ये बी में आते हैं, मतलब बी वाला जो दिखा रहे हैं उसमें बॉल्स ब्रोक हो गई हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सैक्स हैं और इसलिए कोई प्रॉपर शेप्स नहीं है उनकी, अपनी बॉल्स ऑलमोस्ट लाइक ब्रोकन है, आप कह सकते हो कि शेप ऑलमोस्ट की बिल्कुल चेंज हो चुकी है। दिस स्ट्रक्चरल चेंज रिड्यूसेस द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बिल्कुल अब कम हो गया है बिकॉज ये पूरा एक खुली हुई जगह बन गई है फॉर वेरिएबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड इम्पैक्ट्स ऑक्सीजन अपटेक व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीसीमा। The two common symptoms of emphysema are shortness of breath, question क्या है कि राइट है, टू सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, टू सिम्टम्स हमें बताने हैं जो डिजीज शो हो, या तो डिजीज कौन सी है, एम्फाइसीमा है। तो एम्फाइसीमा के क्या सिम्टम्स होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, स्पेशली आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमने जब पढ़ा था तो हमने ये बात की थी, जब आप वॉकिंग ज़्यादा करें, इवन वॉक जब कर रहे होते हैं
तब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है और बहुत एक क्रॉनिक कफ होता है जो कि मैंने जान ही होता है, खांसी बहुत ज़्यादा आ जाती है और वीजिंग वाली आवाज़ होती है, विस्लिंग वीजिंग साउंड। तो ये इसलिए होता है बिकॉज सरफेस एरिया ऑक्सीजन के लिए खत्म हो गया है, ऑक्सीजन ट्रैप नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन एल्विराई जो है वो ऑक्सीजन ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो पा रहा और इस वजह से ये दोनों सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायग्राम शो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स व्हिच इज एल्वियोलाई। तो अब ये स्ट्रक्चर जी पूछा है उन्होंने क्या है, तो नेम एसिड एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई कौन सी एसिड है, जहाँ से एक्स है जो कि ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में आ रही है, तो दो वासी के कपड़े साइड कैपिलरीज आपकी कार्बन साइड आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेके चली जाती है, जो एल्वियोलाई जो वाई के थ्रू दे रहा है गैस वो आंसी होगी वो ऑक्सीजन। यहाँ पे ऐसी लिखा है एस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाई इज सही है। नी ऑफ द ब्लड कौन सा है, जो ब्लड आगे पास निकल रहा है यहाँ से ई से, वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज अब जो है ब्लड ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया है फ्रॉम दी एल्वियोलर एयर और मतलब एल्वियोलाई से, और अब जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी पूरी बॉडी में। और कहाँ से जाएगी, पहले पल्मोनरी वेन बनेगी, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, ऐसे पूरी बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू प्रभाव हो जाएगा। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज हाउ नोज एंड नेजल कैविटी फंक्शन इन फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। जो एयर आ रही होती है, जो आप ब्रीथ कर रहे होते हो, उसको नोज और नेजल कैविटी कैसे फिल्टर आउट करते हैं। तो उसका क्या आंसर होगा कि भाई वो फिल्टर इसलिए करते हैं बिकॉज नेजल कैविटी के अंदर एक इनर लाइनिंग होती है म्यूकस की, म्यूकस ट्रैप करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है उस एयर को, और सीलिया जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लेता है और उनको लंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। एडिशनली द nasal cavity warms and moistens the air, making it safer and more suitable for the delicate lung tissues. Then question 16 asks, what is the role of pharynx in lung respiration? pharynx से क्या काम, इसको किससे जरिए फूड और एयर दोनों चाहिए होता है, उसका रेस्पिरेशन में क्या काम है। रेस्पिरेशन में एक कॉमन पास है जहाँ से एयर मुंह पे रखी है, नेजल कैविटी से pharynx है, और यहाँ से मतलब इंश्योर होता है कि इनहेल जो एयर है वो ट्रेकिया तक जाए और लंग्स तक जाए और फूड कैविटी में ना चली जाए, बिकॉज फिर आपको फूड कैविटी में एयर चली जाएगी।